वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आज की इस क्लास के अंदर हम थोड़ी डिफरेंट अप्रोच लेके चलेंगे और पीसीएस करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशंस के जो है वो टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे। हमें बहुत से ऐसे एरियाज प्लेसेस जो हैं वो कवर करने होते हैं जो न्यूज़ में बने हुए हैं। तो आज की क्लास का हमारा फोकस होगा कि जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं वो हम समझें, प्लस उनके साथ एसोसिएटेड जो मैप्स हैं वो आज हम करने वाले हैं। और आई होप आज की क्लास जो है आपके लिए वैल्यूएबल होगी, बिकॉज देर आर चांसेस कि इन पर्टिकुलर कुछ इवेंट्स में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो पहली चीज़, जो पहली लड़ाई हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि आप सब जानते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है और ये कन्फ्लिक्ट 2022 में कई लोग जानते हैं कि शुरू हुआ, लेकिन ये इससे पहले का भी कन्फ्लिक्ट है। तो 2014 के अंदर जो है ये मामला थोड़ा बहुत शुरू हो गया था। देखते हैं किस कंटेक्स्ट में जो है उस समय जो है ये शुरू हुआ था। तो जैसे आप ये मैप देख रहे हैं, इसके अंदर नीचे की तरफ देखिए क्रेमिया। अब ये क्रेमिया ऐसा पार्ट है जो 2014 के अंदर रशिया ने अनेक्स कर लिया था। क्लियर? ऐसे ही ये 2014 में इन्होंने अनेक्स किया, उसके बाद से ही यूएस और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। जो इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात आज आप सुन रहे हो वो अब से नहीं लगी हुई है, 2014 से जो है वो लग रही है। उसके अलावा ये पर्टिकुलर कुछ एक ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे लड़ाई चली है। और जेफरोजिया रेफ्रीजिया जिसको देख रहे हैं, यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो न्यूज़ में बना हुआ था। और डर ये रहता है कि अगर यहाँ पे जैसे लड़ाई चल रही है उस बीच अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक हो जाए तो वो न्यूक्लियर डिजास्टर में जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। और मैं आपको एक और बात बता दूं इसको लेके कि यूपीएससी ने ऑलरेडी इसके ऊपर सवाल किया है। अब देखिए, आपको यहाँ पे रीजन्स के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज ये ऐसे रीजन्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं और आपके क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे पूछे जाएंगे। वहाँ पे ये सवाल नहीं आएगा कि कौन सा एरिया जो है किसके कब्जे में है, कैसा है। वो ये पूछेंगे कि ये कुछ एक रीजन्स हैं, बताइए ये कौन से यूक्रेन के साथ एसोसिएटेड है या रशिया के साथ एसोसिएटेड है। तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए। देन आप देखिए कि खैरसों प्रोविंस, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है, खासकर इस नदी के किनारे। दोनेस्क, लुहांस्क, ये वो एरियाज हैं जो ऑलरेडी रशिया ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। खारकीव को लेके बहुत ज़बरदस्त लड़ाई यहाँ पे हुई और शायद जो है रशिया यहाँ से पीछे भी हट गया। और ओडेसा के अंदर एक खास जो है पोर्ट था जिस पोर्ट को लेके लड़ाई की जा रही थी, अब भी वो पोर्ट जो है वो यूक्रेन के पास है। ठीक है, अब ये जो आप टेरिटरी देख रहे हो ये है मोल्डोवा, है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए। अब कई ऐसे देश हैं जो मोल्डोवा को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। रशिया की नज़र इस मोल्डोवा के रीजन पे भी है और रशियन मर्सिनरीज यहाँ पे प्रेजेंट भी हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक होमवर्क करना होगा कि आपको यहाँ पे बताना है कि यूक्रेन के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, कौन से ऐसे देशंस हैं जो यूक्रेन के साथ जो है वो अपना बॉर्डर बना के चलते हैं। और ये नेबरिंग कंट्री वाला जो पॉइंट है ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ बिकॉज यूपीएससी ने ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है। देर आर चांसेस कि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पीसीएस में रिपीट हो जाएंगे। तो हमें प्रिपरेशन तो वैसे लेके चलनी है, थोड़ा आइडिया भी लेके चलना होता है कि दूसरे एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। और कभी ना कहीं यूपीएससी और पीसीएस का स्टैंडर्ड जो है काफ़ी मैच भी कर रहे हैं, तो आपको ये जानकारी रखनी ही रखनी है। देन देर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग वॉर गोइंग ऑन। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच की ये लड़ाई चल रही है जिसके अंदर हमास जो है वो न्यूज़ में है। हमास क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। सो इट इज़ बेसिकली गाज़ा स्ट्रिप पे ये हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये गाज़ा स्ट्रिप को मैनेज करती थी। ठीक है, और देखते हैं कि इस पूरे मैप के अंदर आपको कैसे समझ में आएगा ये। तो जैसे आप इसराइल का ये मैप देख रहे हो, तो जैसे आप ये मैप देखिए, ये इसराइल का हिस्सा, इसमें छोटा सा हिस्सा ये नज़र आ रहा है, इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। और यहीं पे ही मैं एक बार इसको जो है थोड़ा जूम करूँगा और वहाँ से आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो जब हम इसको जूम करते हैं तो जैसा आप देखें तो ये आपको एक छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा होगा, ये वाला हिस्सा, इसको हम वेस्ट बैंक बोल रहे हैं। देन एक और छोटी सी स्ट्रिप है। ठीक है, ये छोटी सी स्ट्रिप ये गाज़ा है। तो गाज़ा वो इलाका है जहाँ पे हमास जो है राज चलाता था और जब हमला किया गया हमास ने इसी गाज़ा के इलाके से इसराइल के ऊपर हमला किया। तो ये पूरा सिस्टम है, ऐसे चलता है। अब देखिए न्यूज़ क्या बनी हुई है कि देर आर चांसेस कि जो पैलेस्टीनियंस
इस गाजा के इलाके में रह रहे हैं उनको वहाँ से निकाल के शिफ्ट किया जाएगा, और शिफ्ट करने के लिए जो डेस्टिनेशन एक्सप्लोर की जा रही है दैट इज़ सूडान। अभी बातचीत चल रही है, मे बी इजरायलीज़ जो हैं वो इनको फोर्स करेंगे कि ये यहाँ से निकल के सूडान में चले जाएं, और गाज़ा स्ट्रिप जो है इजराइल पूरा का पूरा इसको अपने कब्ज़े में लेना चाहता है, और जो यहाँ पे क्या बोलते हैं हमास है उसको यहाँ से भगाना चाहता है। तो ये कुछ एक डिज़ाइन चल रहा है आजकल जो न्यूज़ में है। वी डोंट नो कि क्या इसका यहाँ पे कंक्लूजन होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि जो है यहाँ पे चीज़ें सेटल हो जाएं, जल्दी से जल्दी शांति आ जाए। बट ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ होगी अगर पैलेस्टीनियंस को अपना वो एरिया वहाँ से छोड़ना पड़ता है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग थिंग। उसी को लेके जो है ये पूरा खेल चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि अल अक्सा मॉस्क है इस्लाम के अंदर, वो थर्ड होलीएस्ट साइट है, वो भी जेरूसलम में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जेरूसलम जो है एक ऐसा सिटी है जो ज्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इस्लाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और क्रिश्चियनिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए उसको लेके अक्सर जो है थोड़ी बहुत स्क्रिमिश चलती रहती है। और अल अक्सा मॉस्क में वायलेंस हुआ था, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको इतना याद रखना कि अल अक्सा जो मॉस्क है वो जेरूसलम में लोकेटेड है। इस्लाम की तीसरी सबसे होलीएस्ट साइट मानी जाती है मक्का मदीना के बाद। सो दिस इज़ यू कैन से द इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि इजराइल के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे जॉर्डन है, नीचे इजिप्ट है, ये जो आप देख रहे हो दैट इज़ सीरिया। ठीक है, सीरिया के अंदर भी न्यूज़ बनी हुई थी क्योंकि सीरिया के अंदर जो डिक्टेटर थे उनको वहाँ के लोगों ने भगा दिया है, और एक तरीके से जो नया रूल वहाँ पे आया है वो उसके साथ भी इजराइल के डिफरेंसेस चल रहे हैं। तो वो चीज़, वो एरिया ऐसा ही है कि जो हमेशा न्यूज़ में बना रहता है, और इसीलिए हमें थोड़ा सा ध्यान से इस पूरे एरिया को पढ़ना होता है। तो आप देखेंगे इजराइल का जो बॉर्डर लग रहा है थोड़ा सा सीरिया के साथ लग रहा है, थोड़ा सा लेबनन के साथ लग रहा है, इधर जॉर्डन के साथ लग रहा है, इधर इजिप्ट के साथ लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पढ़ना होता है। अच्छा, अब इस पूरे मैप के अंदर एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि देखिए ज़रा कि कोई अगर ये सवाल करे कि देखो इजराइल का वैसे तो ये मेडिटेरेनियन सी में तो लग ही रहा है, ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी में तो इसके जो शोर ओपन अप होते हैं, तो क्या इजराइल का रेड सी के साथ भी कोई लिंकेज है? तो ये आप एक छोटा नैरो सा गैप देख रहे हैं, ये इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, तो ये याद रखना, गल्फ ऑफ अकाबा जो है ये रेड सी का छोटा सा नैरो पासेज है जो अंदर की तरफ जा रहा है, जहाँ पे इजराइल भी लग रहा है, जॉर्डन भी लग रहा है, और ये जो है सऊदी अरब भी लग रहा है इस पर एक पर्टिकुलर गल्फ ऑफ अकाबा में। क्लियर? तो ये याद रख लेना, थोड़ा सा बहुत नैरो सा पास जो है इधर भी लगता है उसका हिस्सा। तो इस तरीके से चीज़ें हमें तैयार करनी होती हैं। अब यहाँ पे एक और डिस्प्यूट की बात करते हैं, दैट इज सेंकाकू आइलैंड डिस्प्यूट। तो ये सेंकाकू आइलैंड जापान और चाइना के बीच का डिस्प्यूट है। अब देखिए इसका नाम जो है दोनों ही कंट्रीज अलग अलग तरीके से बताते हैं। अभी एट प्रेजेंट ये सेंकाकू आइलैंड जो है ये जापान के कंट्रोल में है। ठीक, तो इट इज़ अंडर जापान, बट चाइना इसे क्लेम करता है, और ये डयायू आइलैंड का नाम इसको देते हैं वो लोग। तो सेंकाकू इज़ अ जापानीज नेम एंड दयायू इज़ अ चाइनीज़ नेम जो सेम आइलैंड को दिया जाता है। कोई भी इस आइलैंड के ऊपर नहीं रहता, बट फिर भी जो है इसको लेके लड़ाई चल रही है। लड़ाई इन द सेंस बातचीत चलती है, जापान इसके ऊपर जो है अपना होल्ड जापान ने रखा हुआ है। पूरा खेल क्या है देखो, पूरा खेल है मिनरल्स का। ठीक है, तो ये मिनरल्स कैसे देखे जाते हैं? देखिए कोई अगर आइलैंड हुआ, वो टेरिटरी है, उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो इलाका होता है वहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, तो जिस किसी के पास भी वो आइलैंड होगा उसके आसपास का 200 नॉटिकल माइल का इलाका जो है उसमें उस कंट्री का होल्ड हो जाएगा मिनरल एक्सट्रैक्शन को लेके, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ वेरी बिग थिंग। इसीलिए जो है इसको बड़ी चीज़ भी मान रहे हैं। ठीक है, कि कहीं ना कहीं मिनरल एक्सट्रैक्शन की जब बात होगी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिसके पास वो छोटा सा आइलैंड होगा वो भी एक बड़ी काम की चीज़ बन जाती है। एंड दिस इज़ हाउ दे आर कम्पीटिंग, इसीलिए वो कम्पीट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो दिस इज़ व्हाट वन शुड नो अबाउट। ठीक, तो ये आप देखिए ये सेंकाकू आइलैंड है। ठीक है, ये इधर पड़ता है ईस्ट चाइना सी के अंदर, तो इसकी लोकेशन भी हमें पता होनी चाहिए, है ना। समटाइम्स दे डू आस्क क्वेश्चन कि भी मान लो वो ऐसा डाल दें कि ये साउथ चाइना सी में पड़ रहा है, तो साउथ चाइना सी में नहीं पड़ रहा है सेंकाकू आइलैंड, दैट इज़ बेसिकली इन द ईस्ट चाइना सी। साउथ चाइना सी के जो आइलैंड्स हैं वो मैं अलग से इस आज की स्लाइड में आपको बताऊंगा, वो भी डिस्प्यूट है। ठीक है ना, वो भी चाइना का डिस्प्यूट है, किसके साथ? फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ, मलेशिया के साथ। सो दैट आइलैंड ग्रुप इज ऑल्सो देयर एंड वी विल बी कवरिंग दैट, उससे भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो
जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्रिमिनल वायलेंस इन मैक्सिको, तो यहाँ पे दो शहरों के नाम हैं, टेकमन एंड मेंजोनीलो। तो मेंजोनीलो और टेकमन ये आपको याद रखने हैं, दे आर बेसिकली इन कोलीमा, कोलीमा रीजन वहाँ पे पड़ता है, एंड एक्यूपुल्को इन द गुरेरो। सो दीज आर द एरियाज विच आर देयर इन मैक्सिको, और बहुत जो है वायलेंस यहाँ पे होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह बहुत कुछ होता है इस एरिया में, ठीक है। एंड दिस इज़ रेगुलरली इन न्यूज़, जो चीज़ न्यूज़ में बनी हुई है इसलिए आपको पढ़ना भी है, आप मैप में भी इसको जो है देख सकते हैं। सो दिस इज़ द कोलीमा जो यहाँ पे पड़ रहा है ना, और एक्यूपुल्को इज़ हियर, यहाँ पे एक्यूपुल्को है ये। तो इन पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रग ट्रेड और बाकी सारी दिक्कतें आती हैं, एंड जो आपको जो है वो जो नेम्स थे सिटीज़ के वो भी याद रखने हैं, दैट इज़ टेकमन ऑन मेंजोनीलो, ओके। तो इस तरीके से याद रखनी चीज़ें। एंड देन अब बात करते हैं हयाती के बारे में। तो अगेन दिस इज़ ऑल्सो एन आइलैंड, और यहाँ पे भी एक पोर्ट पड़ता है, दैट इज़ पोर्ट टो प्रिंस, ओके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैंग वायलेंस, किडनैपिंग वगैरह होती है। एंड देर इज़ अनदर एरिया कॉल्ड आर्टिबोनाइट, आर्टिबोनाइट एंड पोर्ट प्रिंस, तो ये याद रखना है। तो ये हयाती है। क्यूबा के जस्ट बगल में एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा आपको, एंड उसी के साथ में डोमिनिकन रिपब्लिक है, तो ये पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है इधर पड़ रहा है। तो ये कैरेबियन सी के अंदर है, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए। देन M23 रिबेलियन इन कोंगो, सो ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो के अंदर ये रिबेलियन ग्रुप बना हुआ है M23, और बेसिकली इस M23 को जो रवांडा है वो बैक करता है ना। तो ये आप मैप में देख लो, ये है नॉर्थ किवू, साउथ किवू, इसके बीच में जो है ये M23 यहाँ पे लड़ रहे हैं, एंड दे आर फाइटिंग विद द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो फोर्सेस, और अभी यहाँ पे पीस एस्टेब्लिश हुआ है, और इस पर्टिकुलर जो ग्रुप है M23 ग्रुप को, इसको रवांडा जो है वो बैक करता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट हमें याद रखना है, आपको नॉर्थ की वो साउथ की वो पता होना चाहिए कि कौन से कंट्री के अंदर हैं, एंड दिस इज़ यू कैन से यू शुड नो अबाउट। अच्छा, इसके अलावा जो ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो भी याद होने चाहिए। देखो ये बहुत न्यूज़ में रहा है। तो आप नॉर्थ में देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साथ में कोंगो है, नॉर्थ में ही साउथ सूडान पड़ेगा, है ना, युगांडा है, रवांडा है, बुरुंदी है, और नीचे की तरफ जाम्बिया है, अंगोला है। तो ये सारे के सारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं किसके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के, डीआरसी। डीआरसी और कोंगो अलग अलग हैं, तो कोंगो इज सेपरेट, डीआरसी इज सेपरेट, क्लियर। तो वन हैज़ टू नो अबाउट इट, ओके। तंजानिया भी है भाई, याद रख लेना, तंजानिया के साथ भी जो है ये बॉर्डर लग रहा है। दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ डीआरसी। सो मूविंग अहेड, अब बात करते हैं वेनेजुएला के अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ, तो हमें वेनेजुएला के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक खास बात है, दैट इज़ डैरियन गैप। अब देखो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, आपने सुना होगा कि पंजाब से बहुत लोग जो है डंकी लगा के जाते हैं, और डंकी लगा के जो साउथ अमेरिका के थ्रू जाते हैं वो जो है इसी पर्टिकुलर डैरियन गैप से होकर जाते हैं, जो एक तरीके से जो आपने खबरें सुनी होंगी कि डेड बॉडीज़ मिलती हैं जंगल के अंदर, दिस एंड दैट, वो पूरा का पूरा यही इलाका है, खतरनाक इलाका है। यहाँ पे खतरनाक जानवर हैं, और काफ़ी जान का खतरा लेके हमारे यहाँ से बहुत से यूथ जो हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं। सो ये पता होना चाहिए डैरियन गैप ये कहाँ पड़ता है, ये पूरा मैप में हम यहाँ पे समझेंगे। सो ये जो डैरियन नेशनल पार्क है, दिस इज़ देयर इन पनामा, और जाने का रास्ता भी यही होता है कि इधर से पहुंच जाते हैं कोलंबिया, कोलंबिया से जो है पनामा मूव करते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर रूट। यहाँ से कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास आगे होते हुए मैक्सिको के बाद सीधा यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच जाते हैं लोग। तो बहुत ही खतरनाक ये रास्ता होता है, जो इस रास्ते के साथ जाता है, मतलब जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होते वही जो है इस रास्ते के थ्रू जाता है, और इलीगल ही जा रहे हैं लोग, तो बड़ा ही डेंजरस काम इसके अंदर है, ठीक है। तो ये डैरियन गैप जो है वी नीड टू नो अबाउट कि ये जो है आपके पनामा में पड़ता है, क्लियर। ये न्यूज़ में अक्सर रहता है और आपको इसके लिए प्रिपेयर भी रहना होगा। फिर बात करते हैं बुर्किना फासो। बुर्किना फासो ये भी न्यूज़ में है, यहाँ पे टेररिज्म जो है उसको लेके अक्सर जो है ये न्यूज़ में रहता है, और इनके बीच का डिस्प्यूट चलता रहता है, हम उसके नहीं चलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक अगर आप मैप देखें, सो दिस इज़ द बुर्किना फासो, इसके पास पास के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो इधर देखिए आप, माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, ओके। सो दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बुर्किना फासो, और काफ़ी सिविल वॉर टाइप सिचुएशन बनी हुई है बुर्किना फासो में, अफ्रीका के अंदर है ये, ठीक है। इसी के साथ एक और कंट्री नाइजर आप देख रहे हो, नाइजर के अंदर भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे दो ऐसे रीजन हैं जहाँ पे सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है। सो वन इज़ तिलबेरी रीजन एंड अगदेज रीजन, ये दो ऐसे रीजन हैं जहाँ पे लड़ाइयाँ चलती रहती हैं।
तो आप इसके अंदर देखिए ये नाइजर है और ये इसका मैप है, इसके कंट्रीज आप देखिए नेबरिंग कौन से हैं। बुर्किना फासो इज़ देयर, माली इज़ देयर, अल्जीरिया इज़ देयर, लीबिया इज़ देयर, चाद इज़ देयर, नाइजीरिया इज़ देयर और नीचे आपको मिलेगा बेनिन। तो दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ नाइजर। क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिखी हुई थी, आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे एक चीज़ मेंशन थी, साहेल रीजन। अब ये पता होना चाहिए साहेल रीजन क्या है, ठीक है। तो ये आप अगर आप अफ्रीका का मैप उठा के देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा जो है ये मैप नज़र आएगा, रफ मैप बना रहा हूँ। तो यहाँ पे पड़ता है सहारा डेजर्ट, है ना, तो ये बहुत बड़ा डेजर्ट है, ये भी पता होना चाहिए। और ये जो है ये है सवाना ग्रासलैंड, ओके। तो ये सवाना ग्रासलैंड और सहारा डेजर्ट के बीच का जो ट्रांजिशन वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं साहेल रीजन। अब ये याद रख लेना। और साहेल रीजन के मल्टीपल कंट्रीज हैं वो भी हमें याद रखने हैं, ठीक है। ये जैसे बुर्किना फासो हो गया, नाइजर हो गया, है ना, ये सब जो है साहेल रीजन के कंट्रीज में से काउंट होते हैं। माली भी जो है साहेल रीजन का ही कंट्री है जो काउंट होता है। क्लियर। तो ये आपको अलग से थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी नोट्स अपडेट करने के लिए। सो यू नीड टू ऐड ऑल दीज थिंग्स। अब बात करते हैं माली, वहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए देर वर न्यूज़ की इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल वहाँ पे थे। जहाँ जहाँ पे भी सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है वहाँ पे रेफ्यूजी क्राइसिस होता है और काफ़ी तादाद में आपको इंटरनली जो है डिस्प्लेस्ड लोग वहाँ पे मिलेंगे। सो अगेन द सेम सिनेरियो इज़ देयर इन माली। तो आप इस पूरे इसको देखें, इसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं। देखिए सेनेगल, मैरितानिया, अल्जीरिया इज़ देयर, नाइजर इज़ देयर, बुर्किना फासो इज़ देयर एंड आइवरी कोस्ट। ये कोटे डी आइवरी को आइवरी कोस्ट बोलते हैं। और इधर जो है आप जो है गिनिया की बात कर रहे हैं। अब देखो कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हमें याद रखना पड़ेगा। देखो याद तो रखना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर चॉइस, है ना। सो देर विल बी अ डायरेक्ट यू कैन से क्वेश्चन ऑन दीज पर्टिकुलर पॉइंट, सीधा सीधा सवाल ही आपको मिल जाएगा। इसीलिए हमें थोड़ा सा इन एरियाज़ को पढ़ना है। ये कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स हैं, हमारी आंखों के आगे से छूट ना जाए। देखो कुछ भी नहीं है, 10-11 हैं। अगर आप ये 10-11 चीज़ें याद रख लोगे और प्रोबेबिलिटी भी अगर हाई है कि इनमें से सवाल पूछा जाएगा तो देर इज़ नो हार्म इन दैट। आप इसको प्लीज़ इसको जो है आपको मेहनत से इसको याद रखना ही रखना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करोगे हो जाएगा ये। क्लियर। नाउ वी मूव टू इथियोपिया। और इथियोपिया के अंदर दो ऐसे एरियाज जो हैं जो न्यूज़ में बने हुए थे। सो वन इज़ अम्हारा रीजन एंड अदर इज़ ओरोमिया रीजन। ओके, सो ओरोमिया और अम्हारा दोनों में अगेन वही सिविल वॉर टाइप सिचुएशन और वही चीज़ चलती रहती है यहाँ पे, है ना। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। इथियोपिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ देखिए मैप, साउथ सुडान है, नॉर्थ सुडान है जो इसके साथ जो है बॉर्डर लगा रहे हैं। नॉर्थ में एरिट्रिया है, ठीक है। आप इधर ईस्ट में देखेंगे सोमालिया है एंड साउथ में इसका कीनिया है। सो दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इथियोपिया। अगेन दो रीजन मैंने आपको बता दिए, तो ये रीजन भी याद रखने हैं। अम्हारा रीजन, यू नो, ओरोमिया रीजन, दे आर बेसिकली देयर इन द आपके क्या कहते हैं इथियोपिया में ये पढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, वन शुड नो अबाउट। अब इसके अंदर बात करते हैं नागोर्नो कराबाख की। और ये अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूट था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई उन्होंने ये सॉल्व करवा दिया है। देखो अर्मीनिया अजरबैजान दोनों ही पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, है ना, उसके बाद से ये अलग अलग कंट्री बन गए और तब से जो है ये डिस्प्यूट चल रहा था। तो तकरीबन 40 साल से ये डिस्प्यूट चल रहा था दोनों के बीच में। नागोर्नो कराबाख का ये एरिया है। अच्छा, ये नागोर्नो कराबाख का एरिया आप देख रहे हो, ये जो है नेक्शिवान एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे रहते हैं क्रिश्चियंस और अर्मीनिया इसके ऊपर अपना होल्ड चाहता है। और ये जो है नेक्शिवान जो है यहाँ पे रहते हैं मुस्लिम्स और यहाँ पे अजरबैजान इसको अपना एरिया मानता है, ठीक है। इस तरीके से चलता है खेल। अब देखो यहाँ पे एक पूरा कॉरिडोर बनाया जाएगा साउथ के अंदर और ये कॉरिडोर बेसिकली इसको ट्रंप कॉरिडोर का नाम दिया गया है ना। ट्रंप कॉरिडोर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऐसे करके नाम दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इनके बीच में शांति करवाई है। तो ये भी याद रखना, नेक्शिवान इस एरिया में पड़ता है और ये नागोर्नो कराबाख इधर पड़ता है। तो ट्रंप कॉरिडोर बनाया जाएगा और 99 ईयर्स के लिए, ओके, ये जो है यूएस यहाँ पे डेवलपमेंट करेगा। देखो कितने चालाक हैं ये, दोनों के बीच में सुलह भी करवा दी और अपने लिए बिजनेस भी ढूंढ लिया। तो डेवलपमेंट करेगा यहाँ पे, यू नो, रेल, रोड, पूरा हाईवे नेटवर्क इस पूरे यूनिट में बनेगा और अजरबैजान के साथ जो है सीधी कनेक्टिविटी होगी इस नेक्शिवान के साथ, ओके। तो कहीं पे भी बीच में जो है अर्मीनिया से नहीं जाना पड़ेगा। तो दिस इज़ हाउ दिस पीस हैज़ बिन ब्रोकर्ड और बढ़िया इनिशिएटिव है, शांति हो गई है। साथ में ये भी पता लग रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से ये देखो कहीं ना कहीं रशिया का इन्फ्लुएंस यहाँ से कम हो रहा है।
इससे पहले रशिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, रशिया के ही दोनों जो हैं छोटे भाई आप बोल सकते हो थे ये, और अब रशिया से ही दोनों अलग हो रहे हैं, रशिया की बात ना मान के ये लोग ट्रंप की बात मान रहे हैं। सो दैट हैज़ बीन द बिग न्यूज़, क्लियर। सो दिस इज़ हाउ यू शुड नो अबाउट। अब यहाँ पे सोमालिया के बारे में पढ़ना है। देखो सोमालियन पायरेट्स ये अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, और देर इज़ दिस टसल दैट इज़ गोइंग ऑन। अल शबाब वहाँ पे एक आउटफिट है, सिक्योरिटी फोर्सेस और अल शबाब के बीच में जो है लड़ाई चलती रहती है यहाँ पे। और किस रीजन में चलती है, तो मुडुग और लोअर जूबा रीजन, ये वो एरिया है जहाँ पे ये सिविल वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है। सोमालिया को हम जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हो। क्यों इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका का नाम दिया हुआ है, तो जस्ट एक अफ्रीका के बिल्कुल कॉर्नर में पड़ता है। तो ये इंडियन ओशन पड़ रहा है, इंडियन ओशन भी कहा है, अरेबियन सी है यहाँ पे, ओके। तो अरेबियन सी का हिस्सा है, और इधर आप देखिए गल्फ ऑफ एडन के साथ जो है ये इस तरीके से लड़ता है, एक हॉर्न टाइप बनता है, इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोल देते हैं, क्लियर। नाउ मूव टू द म्यांमार। म्यांमार में भी एक इंटरेस्टिंग क्राइसिस चल रहा है रखीने स्टेट के अंदर, ठीक। तो आपने सुना होगा ये रखीने स्टेट है, यहाँ पे रहते थे रोहिंग्यास, है ना। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं वो यहाँ पे रहते थे, और ये रोहिंग्या मुस्लिम जो थे, दिस वाज द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, ओके। इसको डिक्लेयर किया गया था, इनको मारा गया, भगाया गया। रेडिकल बुद्धिस्ट जो थे म्यांमार के, उन्होंने और साथ में जो है म्यांमार की आर्मी ने मिलके इनको भगाया। और ये रखीने प्रोविंस में जो है बेसिकली रोहिंग्यास रहते थे, यहाँ से माइग्रेट करके कुछ बांग्लादेश में चले गए, कुछ इंडिया आ गए, और कुछ जो है नीचे थाईलैंड की तरफ चले गए थे, ठीक है। तो ये कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, अक्सर न्यूज़ में बनी रहती है, और वी नीड टू नो अबाउट इट। खास तौर पे एक और पॉइंट समझना है कि ये रखीने से ही यहाँ से चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जा रहा है। तो बहुत अलग लेवल का यहाँ पे जो है खेल रचा जा रहा है, एंड दिस कॉरिडोर इज गोइंग फ्रॉम दिस एरिया, सो दैट इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग, एंड दिस इज हाउ सीन आर बीन एक्सप्लोर्ड, ओके। चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से की जा रही हैं, एंड वी नीड टू नो अबाउट रखीने प्रोविंस, रोहिंग्या मुस्लिम्स कहाँ रहते हैं, क्या इशू चल रहा है ना, वो सारा हमें आइडिया होना चाहिए। नाउ विल मूव टू द साउथ चाइना सी। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, और चाइना के साथ इन सभी कंट्रीज़ का डिस्प्यूट है। तो इसमें पार्सल आइलैंड, ये है स्पार्टली आइलैंड, स्कारबोरो शॉल एंड नतूना आइलैंड, ओके। सो वी नीड टू नो अबाउट ऑल ऑफ देम। सो ये आप देख सकते हैं, ये स्पार्टली आइलैंड है इधर, तो ये वियतनाम और चाइना के बीच में एक तरीके का डिस्प्यूट है। देन आप इसके अंदर देख सकते हैं कि देर इज़ दिस पार्सल आइलैंड, ये भी वियतनाम क्लेम करता है और चाइना भी इसको क्लेम करता है, ठीक है। ये स्कारबोरो शॉल है, तो फिलीपींस यहाँ पे इसको अपने हिस्सा मानता है, लेकिन चाइना इसके ऊपर क्लेम डालता है। और यहाँ पे है नातूनो आइलैंड, ओके। सो नातूना आइलैंड इज़ समवेयर हियर, ठीक, ये है शायद नातूना आइलैंड, एंड ये एक तरीके से मलेशिया इसके ऊपर अपना होल्ड मानता है, और बाकी चाइना भी इसको अपना हिस्सा मानता है। तो ये इस लेवल का डिस्प्यूट जो है चल रहा है, एंड दिस इज़ द डिस्प्यूट ऑफ साउथ चाइना सी, क्लियर। तो ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो ना, चाइना का क्लेम है, इस रेड लाइन के अंदर अंदर जो भी है वो सब हमारा है। तो इस लेवल का जो है ये गड़बड़ चल रही है, एंड दिस इज़ हाउ दिस इज़ नोन एज द फेमस साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, क्लियर। तो ये पता होने चाहिए, स्कारबोरो शॉल, स्पार्टली आइलैंड, नातूनो आइलैंड, पार्सल आइलैंड कहाँ पे पड़ता है एग्जैक्टली, ये एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब बात करते हैं कुछ एक समिट्स के बारे में। तो जैसे G20 समिट जो है 2024 का हुआ, और दिस समिट इट वाज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड इन ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। एंड जो है इसकी एक तो थीम याद रखनी है आपको, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वी नीड टू नो अबाउट द थीम। तो थीम वाज बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट, ठीक। कि 2025-24 वाले की जो है थीम थी बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट, इतना याद रखना है आपको। देन इसके अंदर एक प्रपोजल लाया गया, G20 ग्रीन इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। अभी ये प्रपोजल सिर्फ लाया गया है, अपनाया नहीं गया है, बताया गया है कि एक जो है G20 ग्रीन इन्वेस्टमेंट फंड जो है इस टाइप की चीज़ बनाई जाएगी, ओके। तो ये G20 समिट की बात हो रही है यहाँ पे। सो दिस इज़ व्हाट वन शुड नो अबाउट, ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं कि प्रधानमंत्री ने जो है इंक्लूसिविटी की बात की है ना, इनइक्वालिटीज़ जो हैं उनको दूर करने की बात की। वो तो जनरल चीज़ें हैं जो आपको हर बार देखने को मिलती हैं, बट ये जो प्राइम चीज़ें थी जो एग्ज़ाम सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाती हैं, थीम पता होनी चाहिए, या और एक आधा जो डेवलपमेंट उससे रिलेटेड हुआ है एटलीस्ट वो हमें आइडिया होना चाहिए, क्लियर। तो अब बात करते हैं COP29, दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ओके।
तो ये मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती क्या है। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC के अंडर जो है ये कन्वेंशन है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंडर जो है ये COP29 का प्रोसेस स्टार्ट हुआ बेसिकली, जिसको हम क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस भी बोल सकते हैं। तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि 2015 के अंदर जो है ये पेरिस के अंदर हुई थी, जिसे पेरिस डील का नाम दिया गया। वैसे ही हर साल जो है अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो अभी ये COP29 हुई है, ये बाकू अजरबैजान में हुई थी, ठीक है। तो इस बार फोकस किस पे आया, तो अगेन वही इक्विटी और प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात है। ये CBDR जो है ये पेरिस डील के अंदर बताए गए थे। तो ये पुराना है जो अभी तक चलता आ रहा है ना। बात यही है कि आप कंट्रीज़ को मेक श्योर करो कि भी वो इस पर्टिकुलर चीज़ को, इसकी जो है इसका पालन करें। दैट इज़ व्हाट वी वांटेड। सो दिस इज़ व्हाट वन थिंग यू शुड नो अबाउट। ओके, तो पेरिस डील वाला अब तक चलता है, बस ये याद रखना। और ये जो COP29 हुई थी ये बाकू अजरबैजान में हुई थी, ठीक है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट हेयर, देखिए वर्ल्ड हेल्थ समिट रीजनल मीटिंग होती है न्यू दिल्ली के अंदर, और 100 से ज़्यादा जो है कंट्रीज़ के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी जो थीम है हमें वो याद रखनी है, दैट इज़ स्केलिंग एक्सेस टू एंश्योर हेल्थ इक्विटी, ठीक है। कि एक्सेस दिलवाओ, हेल्थ सेक्टर के अंदर जो है इक्विटी होनी चाहिए, सब तक जो है इसका बेनिफिट पहुंचे। दिस इज़ द मेन आइडिया, ठीक है ना। तो स्केलिंग एक्सेस टू एंश्योर हेल्थ इक्विटी, दैट वाज द थीम। नाउ ब्रिक्स समिट हुआ था 2025 का, और ये ब्रासीलिया में हुआ था, ब्राज़ील के अंदर हुआ था। ओके, और ये देखिए, इसको ये भूल जाओ, दिस इज़ व्हाट वी आर नॉट सपोज टू कवर। तो ये आप हटा दीजिए। ये अपनी तरफ से जो ब्रिक्स हुआ था उसकी फाइंडिंग्स आपको जो है लिखनी है। अदरवाइज़ मैं ये जो IR बेस्ड न्यूज़ है उसका एक और मैं वीडियो लेके आऊँगा, इन दैट वी आर गोइंग टू कवर इट, उसके अंदर ये कवर कर देंगे। अब आगे बात करते हैं इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की। तो ये मीटिंग हुई यहाँ पे, और यहाँ पे फोकस किस पे आया, अफ्रीका एजेंडा 2063। तो ये एजेंडा 2063 की बात होती है। बेसिकली ये अफ्रीकन यूनियन का इनिशिएटिव है कि अफ्रीका को डेवलप्ड बनाना है बाय 2063, है ना। दिस इज़ देयर गोल एंड दिस इज़ हाउ दे आर वर्किंग ऑन इट। ओके, तो एजेंडा 2063 याद रख लेना, ये अफ्रीका के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के अंदर इसी के ऊपर हमने भी बोला कि हम भी जो है करेंगे ये काम। अब देखिए 2024 का फेमस SCO समिट हुआ, ये पाकिस्तान के अंदर हुआ था। काफ़ी न्यूज़ बनी इस चीज़ की, तो वी नीड टू नो अबाउट इट। ओके, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर, उन्होंने इसमें पार्ट लिया। अगेन मुद्दा यही कि टेररिज्म और अफगानिस्तान के मुद्दे को डिस्कशन वगैरह हुई। बट आपको याद ये रखना है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था 2024 का समिट। क्लियर है। सो मूविंग टू नेक्स्ट ईयर, अब बात करते हैं SCO के मेंबर्स कौन से हैं, वो भी पता होने चाहिए आपको। तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स में आते हैं, सो वी नीड टू नो अबाउट देम, चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। इसमें स्टार पॉइंट ऐड कर लो कि तुर्कमेनिस्तान, है ना, वो भी है कि यहाँ पे। तो तुर्कमेनिस्तान नॉट अ मेंबर। मान लो क्वेश्चन डालना हो और किसी ने कंफ्यूज करना हो तो तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग यू शुड नो अबाउट। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान जो है 2017 में मेंबर बने। और देयर इज़ अनदर डेवलपमेंट, जो ईरान है वो इसका मेंबर बन गया है। ईरान इज़ द, यू कैन से, न्यू मेंबर, है ना। सबसे जो नया मेंबर है दैट इज़ ईरान। सो दिस इज़ हाउ द डेवलपमेंट इज। सऊदी अरब इसका मेंबर नहीं बना, लेकिन उन्होंने इच्छा जताई है कि वो इसका मेंबर बनना चाहते हैं। सेम गोज़ विद बेलारूस, बेलारूस के भी मेंबर बनने के चांसेस हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द डेवलपमेंट जो हमें पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एशियान समिट, जो बेसिकली लाओ में हुआ था। एंड एशियान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और मोदी जी ने यहाँ पे 10 पॉइंट प्लान जो है वो सजेस्ट किया। तो 10 पॉइंट प्लान मोदी जी ने जो सजेस्ट किया उसके अंदर आइडिया यही है कि हमें डिज़ास्टर रेजिलियंस में साथ आना है। टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये 10 पॉइंट प्लान था, जिसके अंदर बात है कि हेल्थ सेक्टर, साइबर डायलॉग, है ना, ग्रीन हाइड्रोजन, वर्क स्पेस, क्लाइमेट रेजिलियंट कैंपेन्स, इन सब पे हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है। और $130 बिलियन का आपका ट्रेड है, पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है। एशियान इंडिया समिट, क्लियर। सो दिस वाज, यू कैन से, द प्राइम न्यूज़ दैट वर रिलेटेड टू IR, और ये मेजर करंट अफेयर्स थे। हम लोग और भी वीडियोस रेगुलरली लाते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।